नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्लॉट लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हर किसी का अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी लेने का सपना होता है, लेकिन फिर भी लोग खरीदने या निवेश के लिए ज़मीन को चुनते हैं। किसी भी रियल इस्टेट खरीद में ज़मीन अहम लागत वाला कंपोनेंट होता है और यह किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिटर्न देती है। यह खरीदार को डिज़ाइन, लेआउट, फ्लोर प्लान इत्यादि का विकल्प देती है, लेकिन ज़मीन खरीदते वक्त अच्छी तरह जांच पड़ताल ज़रूर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले ज़मीन का मालिकाना हक। ज़मीन खरीदते समय सबसे पहले ज़मीन के मालिक के बारे में पता करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप किसी बिल्डर्स कॉलोनी में ज़मीन खरीद रहे हैं तो इस बात को कंफर्म करें कि ज़मीन की खरीद और बिक्री का अधिकार बिल्डर के पास है कि नहीं। पता करें कि ज़मीन का मौजूदा मालिक कौन है। अधिकतर मामलों में बिल्डर या तो अपने नाम पर पूरी ज़मीन खरीद लेते हैं या फिर ज़मीन के मालिक के साथ ज़मीन के डेवलपमेंट और बिक्री के लिए जॉइंट एग्रीमेंट कर लेते हैं। दोनों ही बातों में खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप सौदे से पहले सारी बातें सुनिश्चित कर लें। दूसरा, क्या बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है। अक्सर बिल्डर प्लॉट स्कीम के लिए बैंक से लोन लेते हैं। इससे पता चलता है कि बिल्डर इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना संजीदा है। प्लॉट की खरीदारी के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इस स्थिति में बिल्डर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ खरीदारों से मिली एडवांस राशि पर ही निर्भर नहीं है। बैंक लोन से पता चलता है कि प्लॉट डेवलपमेंट के लिए निश्चित राशि का प्रावधान किया गया है और यहाँ पैसे की किल्लत होने की संभावना भी कम ही है। वही बैंक लोन्स होने से आपकी निश्चितता बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक लोन देने से पहले कागज़ों की ठीक प्रकार पड़ताल करते हैं। ऐसे में फ्रॉड की संभावना कम ही रहती है। तीसरा, ज़मीन गैर कृषि योग्य यानी नॉन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में यहाँ ज़्यादातर ज़मीन कृषि कार्य के लिए ही है। ऐसे में यदि ज़मीन का इस्तेमाल गैर कृषि कार्य के लिए होना है तो इसके लिए लैंड यूज़ में परिवर्तन होना ज़रूरी है। रियल इस्टेट की भाषा में इसे एनए यानी नॉन एग्रीकल्चरल स्टेटस भी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ एनए स्टेटस पा लेने से ही आप ज़मीन पर मकान बनाने के अधिकारी नहीं हो जाते। एनए स्टेटस विभिन्न कार्यों के लिए दिया जाता है, जैसे एनए कमर्शियल, एनए वेयरहाउस, एनए रिसोर्ट, एनए आईटी। सिर्फ यानी रेजिडेंशियल के तहत बिल्डर को मकान बनाने के लिए प्लॉटिंग का अधिकार मिलता है। ऐसे में सिर्फ यानी स्टेटस नहीं बल्कि लैंड यूज़ के कागज़ों की भी पड़ताल ज़रूर करें। यदि कोई सेल्स पर्सन जल्द ही लैंड यूज़ चेंज होने के नाम पर प्लॉट बेचता है तो सावधान रहे, क्योंकि यह काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और इसमें महीनों नहीं बल्कि साल लग जाते हैं। 4, प्लॉट के लिए एफएसआई क्या है। सिर्फ ज़मीन खरीदने भर से आप उस पर मकान बनाने से अधिकारी नहीं बन जाने। मकान कैसा होगा यह आपके प्लॉट की एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स तय करती है। साधारण शब्दों में समझने के लिए मान लें आपका प्लॉट 2000 स्क्वायर फीट का है, तो आप कितनी ज़मीन पर मकान बना सकते हैं। 100% एफएसआई का मतलब है कि आप पूरी ज़मीन पर मकान बना सकते हैं, लेकिन यदि एफएसआई 75% है तो आपके पास सिर्फ 1500 स्क्वायर फुट में ही मकान बनाने का अधिकार है। 5, बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में करें पड़ताल। बिल्डर के काम करने के तरीके और प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता उसके पिछले प्रोजेक्ट से पता चल जाती है। ऐसे में हमेशा सेल्स पर्सन से बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट की जानकारी ले। देख ले क्या बिल्डर ने इससे पहले भी इसी प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम किया है। प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी थी, क्या इस प्रोजेक्ट में भी कुछ कानूनी अड़चनें पेश आई थी। और सबसे अंत में यह भी पता कर ले कि पुराने प्रोजेक्ट के ग्राहक बिल्डर से संतुष्ट है कि नहीं। 6, कब होगा ज़मीन का सौदा। आपने अक्सर एग्रीमेंट टू सेल का नाम सुना होगा। यह तब होता है जब आप
35 से 40% के शुरुआती भुगतान के साथ फ्लैट बुक कर लेते हैं। इस समय आप रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान कर देते हैं। अधिकतर ग्राहक मानते हैं कि सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल भर से ही वह प्लॉट उनके नाम हो गया है और वे कानूनी रूप से सुरक्षित है, तो वे सरासर गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एग्रीमेंट टू सेल से ज़मीन के मालिक नहीं बनते। यह सिर्फ बायर और सेलर के बीच प्रारंभिक करार यानी इनिशियल एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें वे नियम व शर्तें होती हैं जिनके आधार पर डीलिंग पूरी होगी। जमीन वास्तव में आपके नाम पर होने के लिए सेल डीड का सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऐसे में सौदे के वक्त जान ले कि सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल नहीं बल्कि सेल डीड कब होगी। 7. क्या भूमि अभिलेख में आपका नाम दर्ज होगा? देश के कई राज्यों में भूमि अभिलेख 7/12 का प्रचलन है। इस अभिलेख में पिछले 20 वर्षों से जमीन के मालिकों का नाम दर्ज होते हैं। इसकी मदद से आप इस बात की पूरी तसल्ली कर सकते हैं कि पिछले 3 दशकों में जमीन का मालिकाना हक किस किस के पास रहा है। इससे आप यह भी पता कर सकते हैं कि सौदा वास्तविक है कि नहीं। 8. जमीन का वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज क्या होगा? जिस प्रकार आप हाउसिंग सोसाइटी में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज चुकाते हैं, उसी प्रकार बिल्डर भी प्लॉट की ज़मीन के मेंटेनेंस जैसे सिक्योरिटी, आधारभूत सुविधाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्डन, पानी आदि के लिए निर्धारित राशि चार्ज करते हैं। इसकी पड़ताल पहले ही कर ले। ऐसा ना हो कि बाद में ये चार्ज आपको चौंका दे। सामान्यतः मेंटेनेंस चार्ज प्लॉट की साइज के आधार पर वार्षिक अंतराल पर वसूला जाता है। 9. जमीन समतल भूमि पर है या ढलान पर? भारत के पठारी भागों में जमीन उबड़ खाबड़ या असमतल होना आम बात है। ऐसे में यह मान लेना सही नहीं है कि जमीन सिर्फ समतल जमीन पर होगी। अक्सर बिल्डर जमीन के बड़े टुकड़े खरीदते हैं जहां जमीन के ऊंची नीची होने की संभावना भी रहती है। यदि आपका प्लाट ढलान पर है तो आपको अपने घर समतल बनाने के लिए ज़्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी। 10. पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं। आप यदि मकान बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर बिजली और पानी जैसी बेसिक ज़रूरतें पूरी होना ज़रूरी है। ऐसे में प्लॉट लेते वक्त यह पता कर ले कि यहाँ पर पानी की सप्लाई कौन करेगा, सीवेज का क्या इंतज़ाम है, यहाँ पानी म्यूनिसिपैलिटी से मिलेगा या पंचायत से, या फिर इसके लिए अलग इंतज़ाम है। बिजली की बात करें तो क्या सभी प्लांट के इंडिविजुअल बिजली मीटर मिलेंगे, इसका चार्ज क्या होगा, यदि प्लॉट मेन रोड से दूर है तो एक्सेस रोड कौन बनाएगा।